एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. And the next topic is quantity theory of money. इस थ्योरी को हम समझेंगे और इस थ्योरी में हमको क्या समझना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो हमको समझना है कि ये थ्योरी है क्या, व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर हमको समझना है कि व्हाई इट इज ए थ्योरी, व्हाई इट इज ए थ्योरी एंड व्हाट डज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी हैव ऑन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमको जब भी क्लासिकल सिस्टम में प्राइस लेवल डिटरमिन करना है, टू अंडरस्टैंड द प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल कैसे डिसाइड हो रहा है क्लासिकल सिस्टम में, we have to take the help of the quantity theory of economics. अब क्लासिकल थ्योरी में क्या माना गया? क्लासिकल थ्योरी में यह माना गया कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ मनी दैट डिटरमिन्स द एग्रीगेट डिमांड, और ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये आपका प्राइस लेवल डिटरमिन करेगा। क्वांटिटी ऑफ मनी एग्रीगेट डिमांड को डिसाइड करेगा और एग्रीगेट डिमांड प्राइस लेवल को डिसाइड करेगा। इतना क्लियर हुआ? अब बेसिक हम अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से हम किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई निकाल सकते हैं, देन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, एंड देन क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मॉडल। तो मैंने पहली लाइन में ही आपको बता दिया कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करती है, which ultimately determines the price level। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? और बोला मैम बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये डिटर्मिनेशन होता कैसे है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एग्रीगेट डिमांड कैसे डिसाइड कर रही है, एग्रीगेट डिमांड फिर प्राइस कैसे डिसाइड कर रहा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ना, वो एक इक्वेशन से शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब कुछ याद आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सचेंज आपको बहुत डिटेल में समझाया। एक्सचेंज इन वैल्यू यानी कि किसके बदले में कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ, दैट इज द वैल्यू इन एक्सचेंज। अब इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एन आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्या है? दिस इज रिलेटिंग टू द, व्हाट डज इट रिलेट? आइडेंटिटी रिलेटिंग टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिटी रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस एट करंट प्राइसेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस एट करंट प्राइसेस। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस को हमको किससे रिलेट करना है? सप्लाई ऑफ मनी टाइम्स टर्नओवर रेट ऑफ ईच रूपी। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको बताया कि हमको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ना है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करेगा, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्राइस लेवल को डिसाइड करेगी। एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से डिटरमाइन होगा, उसका बेसिक, सबसे बेसिक पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है क्या? दिस इज एन आइडेंटिटी
ये एक आइडेंटिटी है और ये किस किस को रिलेट कर रही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एट करंट प्राइसेस, यानी कि करंट प्राइस P है और अगर ट्रांजेक्शन T है, ठीक है, तो दिस इज रिलेटिंग टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस एट करंट प्राइस टू द सप्लाई ऑफ मनी, लेट्स से सप्लाई ऑफ मनी टाइम्स टर्नओवर रेट ऑफ ईच रूपी। अगर मैं टर्नओवर रेट को एक नाम दे दूं वेलोसिटी, तो mv इज इक्वल टू pt। आपको नहीं लगता कि मैं यही लिखने की कोशिश कर रही हूं, या ये जो इक्वेशन है ये लिखी गई है, दिस इक्वेशन mv इज इक्वल टू pt, दिस इक्वेशन pt mv is equal to pt, this equation is defined in the definition form. This equation is defined in the definition form, don't you think so? mv is equal to pt, let's break down it। बहुत बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है, दैट मीन्स इक्वल आएगा, आइडेंटिटी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आइडेंटिटी किस किस को रिलेट करेगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एट करंट प्राइसेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एट करंट प्राइसेस, तो हमने ट्रांजेक्शंस को मान लिया टी, ठीक है, और करंट प्राइसेस को हमने मान लिया पी, ठीक है। अब ये किससे रिलेट करेगी, टू द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई कितनी है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, इनटू, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू मल्टीप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी टाइम्स टर्नओवर रेट ऑफ ईच रूपी। मैंने ये जो टर्नओवर रेट ऑफ ईच रूपी है इसको क्या नाम दे दिया, वेलोसिटी। तो ये क्या आ गई, मेरी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज आ गई, जो कि मैंने इसको समझा। अब मुझे इसमें सबसे जो एक अजीब वर्ड लग रहा है ना, जो सबसे नया वर्ड लग रहा है, मनी सप्लाई आपने सुना है, आपने प्राइस सुना है, करंट प्राइस, आपने ट्रांजेक्शंस भी सुना है, ट्रांजेक्शंस भी सुना है, लेकिन आपने क्या नहीं सुना, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे, दैट व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी ना एक साइंस में भी होता है, साइंस में क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पीड के साथ मूव करना इज वेलोसिटी। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ ना कुछ स्पीड से रिलेटेड है या डायरेक्शन से रिलेटेड है, नाम तो वेलोसिटी है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कैसे आया, कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में 1 रुपये ने कितनी बार हैंड्स चेंज किया, कितनी बार हैंड्स चेंज किया, दैट इज द वेलोसिटी। एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 100 रुपए दिए। अब वो 100 रुपए लेके मैं शॉप पे गई, मैंने 50 रुपए के ऑरेंज खरीदे और मैंने 50 रुपए के आलू खरीदे, ठीक है, आलू पोटैटो समझ जाना, ठीक है, 50 रुपए के ऑरेंज खरीदे, 50 रुपए के आलू खरीदे। अब ये 100 रुपए है, एक बार तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयर के हाथ में थे, दूसरी बार ये यहाँ पे मेरे हाथ में आए, तीसरी बार ये सेम इन लोगों के हाथ में गए। अब जब इनके पास ये 100 रुपए गए, तो ये फिर से वापस गए किसी शॉप के पास, इन्होंने फिर से कोई सामान खरीदा। तो वेलोसिटी का क्या मतलब है, रेट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो रेट एट विच मनी टर्न्स ओवर इन ट्रांजेक्शंस इन जीडीपी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। समझ में आए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, दिस इज द रेट एट विच मनी टर्न्स ओवर इन ट्रांजेक्शंस इन जीडीपी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम अगर हमने मान लिया 1 साल, तो 1 साल में एक नोट कितने लोगों के पास पहुंचा, एक पैसा कितने लोगों के पास पहुंचा, एक पैसे ने कितनी बार हैंड्स चेंज किए,
जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहते हैं आप उस तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जो मनी है वो हम एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। मनी इज द हम ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। हमें कोई भी सामान जाके खरीदना होता है तो हम उसके बदले में पैसा देते हैं। अब मैं बदले में पैसा देती हूँ, आप बदले में पैसा देते हैं। इकोनॉमी में हर कोई बदले में पैसा दे रहा है। किसी को अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है तो बदले में जाके पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो अगर बदले में पैसा देना है तो वो हैंड्स बार बार चेंज करता रहेगा। एक 100 रुपए का नोट पहले जो मेरे पास था वो मैंने सब्जी वाले को दिया, सब्जी वाले ने आगे दूध वाले को दिया, दूध वाले ने आगे जाके किसी और को दिया, किसी और को दिया। दिस चैन रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग। ये जो ऐसे रिएक्शन है ना ये चलता रहता है। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने क्या पढ़ा था? किसी का खर्चा किसी का इनकम। आपने मनी मल्टीप्लायर में क्या पढ़ा है कि किसी आपका जो मनी है वो सर्कुलेट होता है। अगर जो सेंट्रल बैंक है वो 100 रुपए की मनी सप्लाई बढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमी में 100 रुपए की नहीं होगी। दैट विल हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट। सेम वे दिस इज द कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी का क्या मतलब है कि आपका जो मनी है, आपका जो एक करेंसी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हैंड्स चेंज कर रहा है, कितनी बार उसके हाथ जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी की डेफिनेशन ये है, रेट एट विच मनी टर्न्स ओवर in the transactions in GDP during a particular period of time। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स ईच rupee is used in GDP transactions। जीडीपी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसमें 1 रुपया कितनी बार यूज हुआ? 1 रुपये को एक इंसान ने यूज किया, 10 ने यूज किया, 100 ने यूज किया, 500 ने किया, 1 मिलियन ने किया, 1 बिलियन ने किया। दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स each rupee is used in GDP transaction and that is known as the velocity of money। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वापस इक्वेशन पे जाते हैं, ब्रेक डाउन करके हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश की तो हमें एक टर्म जो था वो बिल्कुल नया देखने के लिए मिला, दैट इज टर्नओवर रेट ऑफ ईच रुपी, या जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको हमने डिटेल में समझ लिया। आई थिंक अब इसको समझने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देखिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 1 रुपया जितनी बार ट्रांजेक्शन में यूज होगा वो वेलोसिटी है। ठीक है, M stands for money supply that is determined by the सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। हमारे यहाँ पे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई डिसाइड करती है। V इज वेलोसिटी विच इज बीइंग डिसाइडेड बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी भी जीडीपी ट्रांजेक्शन है वो डिसाइड कर रही है। P इज द प्राइस लेवल, करंट प्राइस लेवल। ठीक है, अब T जो है वो क्या है इसमें? ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अब इसमें एक ना कैच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं, जनरली नहीं बताते हैं, बहुत टीचर्स को भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि ये थ्योरी दी किसने है, क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इरविंग फिशर। ठीक है, इरविंग फिशर ने ये थ्योरी दी है और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है। और अगर आपसे थ्योरी पूछी जाए तो अगर आप एग्जाम में इसका नाम भी लिखेंगे तो दैट विल हैव ए गुड इम्पैक्ट। नाउ आई वाज टेलिंग यू, देखिए जब मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि वी ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली जितने भी तीनों मेथड पढ़ाए थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये बात मैंने आपको तीनों उसमें बहुत चिल्ला चिल्ला के बताई थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि दिस इंक्लूड्स ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आइडेंटिटी, this is not including the final goods and services, this is including the exchange। This transaction is including the exchange of previous goods and services, exchange of
प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो प्रोडक्शन पर नहीं है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल एसेट्स, देखिए कई बार ना एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है, जो वैल्यूज है, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और इसमें क्या डिफरेंस है। जनरली लोगों को पता नहीं होता है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है कि हम इसमें जो प्रीवियसली गुड्स एंड एक्सचेंज जो सर्विसेज हैं, जो एक्सचेंज हुए हैं, उन पे भी फोकस करते हैं, उनको भी काउंट करते हैं ट्रांजेक्शन्स में। जबकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं और न्यूली प्रोड्यूस को करते हैं। और दूसरी बात क्या है, उसमें फाइनेंशियल एसेट्स को नहीं करते हैं। जब मैंने उसमें फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयरली द क्लेम ऑन द पेपर, they do not represent any production in the real goods and services, that's why they are not considered when we are calculating the circular flow of income or when we are calculating the national income through expenditure method, value added method or income method. But in this scenario, in this equation, it was asked by the classical economist that we will be including the exchange of previously produced goods and services and financial assets. और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि हम प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स पे। हम फोकस कर रहे हैं कि कितनी बार कोई भी चीज खरीदी गई या बेची गई। इट डजंट मैटर कि वो आज प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। अब कोई चीज कल बनी और कोई चीज लास्ट ईयर में बनी, तो अगर वो इस साल भी एक्सचेंज होती है, इस साल भी उसका सेल एंड परचेज होता है, तो एक्सचेंज में तो काउंट होगा ना, पैसे ने वेलोसिटी में तो काउंट होगा ना, मनी ने हैंड तो बदला है ना। अगर फाइनेंशियल एसेट्स की भी बात करें तो पैसा कहीं से आया है और कहीं पे गया है। बेसिकली जब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं तो ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जिसमें कहीं से पैसा आकर किसी और के पास पैसा गया है, हम सबको कंसीडर करते हैं। इसमें जो बेस होता है वो ट्रांजेक्शंस होता है, बेस प्रोडक्शन नहीं होता है। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी मॉडल एंड दिस मॉडल। प्लीज 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 नोट दैट डाउन, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछ के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब हमको ये समझना है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो गए, मनी सप्लाई, वेलोसिटी, करंट प्राइस लेवल एंड ट्रांजैक्शंस, इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये समझना है कि व्हाई दिस रिलेशनशिप इज एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम ये समझेंगे दैट व्हाई दिस relationship is an identity। ये रिलेशनशिप एक आइडेंटिटी क्यों है, मुझे ये बताइए। अब आप, आपकी नजर में एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये जो मैंने लिखा, वाई दिस इज एन आइडेंटिटी? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी डेफिनेशन, सिंपल सी बात है। अब हम ना इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, तब ये और बेटर क्लियर समझ में आएगा। लेट्स से किसी भी इकोनॉमी में ना, किसी भी इकोनॉमी में केवल एक गुड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हीट, ठीक है। व्हीट प्रोड्यूस हुआ और जो टोटल आउटपुट है व्हीट का, टोटल आउटपुट कितना है, टोटल व्हीट हमने कितना प्रोड्यूस किया, 2000 क्विंटल्स, ठीक है, 2000 क्विंटल्स। मनी सप्लाई कितनी है हमारी, मनी सप्लाई 25,000। आरबीआई ने कितनी मनी सप्लाई की, 25,000। अब इसमें कोई भी इशू जो है, क्रेडिट्स नहीं इशू किया है बैंक ने, क्रेडिट इशू नहीं किया है, तो इसका मतलब जो मनी मल्टीप्लायर वाली थ्योरी थी वो हमारी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी 4 है, यानी कि 1 रुपया कितनी बार यूज किया, 4 बार। अब ना हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं आइडेंटिटी में, एम वी इज इक्वल टू पीटी, ठीक है। हमारा मनी सप्लाई कितना है, 25,000। वेलोसिटी कितना है, 4। प्राइस हमको निकालना है,
क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ये थ्योरी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुझे ये बताना है कि मनी जो है वो प्राइस को कैसे डिटरमिन करती है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस हमको निकालना है। टोटल आउटपुट कितना है? 2000। टोटल आउटपुट इतना है तो ट्रांजेक्शन भी इतने का हुआ होगा, तो ट्रांजेक्शन वाली बात वो सीधा वहीं पे जाती है। 25,000 इंटू 4 1,00,000 इज इक्वल टू P इंटू 2000। P की वैल्यू क्या आ गई? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2000। 3 जीरो हटा दीजिए, प्राइस कितना आ गया? 100 रुपीज आ गया। अब ये जो मनी सप्लाई है ना, इसको डबल कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 50,000। एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस। हमने जब इसको 50,000 किया तब क्या हुआ? MV इज इक्वल टू PT। यानी कि हमने बाकी सारी चीजें सेम रखी, बस हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, जस्ट डबल कर दिया। अब कीजिए इसको। मनी सप्लाई 50,000, वेलोसिटी हमने कितना लिया हुआ था? 4। प्राइस हमको निकालना था, टी हमारा कितना था? 2000 था। ठीक है, तो कितना हो गया? 2,00,000 इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आ गई? 2,00,000। 2,00,000 डिवाइडेड बाई 2000। 0 0। अच्छा, यहाँ पे जब हम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 50। तो यहाँ पे क्या आ गया? 100। ठीक है, अब देखिए, जब मनी सप्लाई 25,000 था तो मेरा प्राइस कितना था? 50। जब मैंने मनी सप्लाई को डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई 50,000 किया, तो मेरा प्राइस कितना हो गया? 100। मेरा प्राइस भी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बहुत सिंपल। मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू समझिए, फिर हम इसकी थ्योरी पे भी जाएंगे। मैंने ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज आपको बताई, MV इज इक्वल टू PT, व्हाई दिस इज एन आइडेंटिटी? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की कि हम टोटल आउटपुट इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मनी सप्लाई इतना है, क्रेडिट बैंक ने इतना इशू किया है, वेलोसिटी इज दिस, MV इज इक्वल टू PT। और जैसे ही मैंने मनी सप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा जो प्राइस था वो ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या मैं इससे एक चीज कह सकती हूँ कि जो मेरी मनी सप्लाई है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल? क्या मैं ये एक चीज से बोल सकती हूँ दैट माई मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस? जैसे ही मैंने मनी सप्लाई डबल किया, मेरा प्राइस डबल हो गया। तो इस एग्जाम्पल से मैं 2 चीजें इन्फ्रेंस कर सकती हूँ। पहली चीज है, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कब? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। जब बाकी की चीजें कांस्टेंट थी, मेरा M सेम था, मेरा V सेम था, मेरा सॉरी, मेरा V सेम था, मेरा T सेम था, ओनली चेंजेस वर देयर इन द मनी सप्लाई। V और T मेरा सेम है, मैंने जैसे ही मनी सप्लाई में चेंज किया मेरा प्राइस लेवल सेम आ गया। यानी कि अगर मैं V और T को कांस्टेंट मान लूं तो देयर विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड डायरेक्ट रिलेशन विद द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल। क्लियर इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये बात बोल सकती हूँ कि अगर मैं अपना वेलोसिटी, अगर मैं V और T को कांस्टेंट मान लूं जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में माना, और केवल प्राइस मनी सप्लाई को चेंज करूं, तो दैट विल हैव द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द प्राइस लेवल। ठीक है, तो V और T को कांस्टेंट मानने के बाद में अगर मेरा मनी सप्लाई बढ़ेगा तो सेम अमाउंट से प्राइस लेवल बढ़ेगा। अगर मैंने मनी सप्लाई 2 गुना किया है तो मेरा प्राइस सप्लाई भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर मैंने मनी सप्लाई कम किया है
तो मेरा प्राइस लेवल भी कम होगा। अगर मैंने मनी सप्लाई 2 गुना कम मतलब हाफ कर दिया है तो मेरा प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आउटपुट कांस्टेंट हो, आउटपुट कांस्टेंट हो यानी कि दिस टी पार्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, प्राइस लेवल राइज और डिक्रीज with the change in the quantity of money. There will be the direct relationship between the quantity of money and the price level. बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली मैम, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि जब मैं 4 फैक्टर की बात कर रही हूं, एक आइडेंटिटी में 4 फैक्टर हैं, एम, वी और पी, टी, ये 4 फैक्टर है। एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब इन 4 फैक्टर्स में से मनी और प्राइसेस डायरेक्टली रिलेटेड है। मनी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा प्राइस कम हो जाएगा। वेलोसिटी और जो ट्रांजेक्शंस हैं दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर फिक्स्ड। अब अगला सवाल जो जेन्युइन सवाल होना चाहिए कि मैम व्हाई दे आर केप्ट एट फिक्स्ड। अगला सवाल, व्हाई वेलोसिटी एंड ट्रांजेक्शंस आर केप्ट फिक्स्ड। ये अगला सवाल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल जेन्युइन और लॉजिकल सवाल है। बहुत जेन्युइन और बहुत लॉजिकल सवाल है, वो किसी के भी माइंड में आएगा। अब आप मुझे ये बात बताइए कि व्हाई इट इज केप्ट फिक्स्ड, हमने ये अजम्पशन क्यों माना है, व्हाई वी हैव केप्ट दिस अजम्पशन। देखिए इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि ये जो मनी सप्लाई, ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है एम वी इज इक्वल टू पी टी, इसमें 4 फैक्टर्स है, ठीक है। 4 फैक्टर्स में से सबसे पहले हम वॉल्यूम और ट्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले वॉल्यूम और ट्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करना चाहूंगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हमने फिक्स क्यों रखा है मैं वो बताना चाहूंगी। हमने इसको फिक्स इसीलिए रखा है क्योंकि आप कितना गुड्स खरीद सकते हैं, जितना गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। आप कितने गुड्स को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, जितने गुड्स सप्लाई किया गया है या जितना आउटपुट अवेलेबल है आप उतना ही तो खरीद सकते हैं। जितना आउटपुट अवेलेबल नहीं है आप उससे ज्यादा तो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम और ट्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई और अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सचेंज। अगर हमारी सप्लाई गुड्स की ज्यादा होगी तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, अगर हमारे गुड्स की सप्लाई जो है वो कम होगी तो ट्रांजेक्शन जो है वो कम होगी। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। बहुत कॉमन चीज है कि अगर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो ज्यादा होगा, हम ज्यादा चीजों को ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब इसमें सेकंड चीज जो है वो ये है कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये माना, मैं इसको बंद कर देती हूँ, लाइट चली गई है, बट आई विल कीप टीचिंग क्योंकि लेट्स जस्ट होप कि थोड़ी बहुत देर में लाइट आ जाएगी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बात मानी थी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ना वो हम शॉर्ट रन में कर चुके हैं। अगर आप उसकी बात करें, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें, आउटपुट प्रोडक्शन की बात करें, तो शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम टोटल सप्लाई को शॉर्ट रन में चेंज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जितने भी हमारे पास लेबर था, दे हैव बीन कंप्लीटली एम्प्लॉयड, तो देयर हैव बीन द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, जो ट्रांजेक्शन्स थी उसको फिक्स कर दी कि भाई हमारा सप्लाई जो है वो लेट्स से 1000 क्विंटल व्हीट है, हमने एक ही गुड प्रोड्यूस किया, 1000 क्विंटल ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया और लेट्स से यही हमारा कंटिन्यू चलेगा, यही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में हम 1000 से 2000 नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने टी को कांस्टेंट मान लिया। बिल्कुल बहुत क्लियर सी बात है। अब सेकंड जो फैक्टर था हमारा प्राइस लेवल,
ठीक है, वो मनी सप्लाई से डिटरमिन होगा, ये हमको पता चल गया। लेकिन मनी सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट है जो इंक्लूड किए जाएंगे? देखिए, मनी सप्लाई में पहली बात तो जो कैश, जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, वो इंक्लूड की जाएगी। और उसके बाद में जो बैंक क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है, वो भी काउंट किया जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। जो मेरा वेलोसिटी ऑफ मनी है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ मेरा डिपेंड करेगा कि हमारे जो मेथड्स है, जो फैक्टर पेमेंट है, वो किस तरीके से हो रही है। यानी कि मैं वर्कर्स को वेज पेमेंट कैसे कर रही हूँ, लोगों की हैबिट क्या है स्पेंड करने के लिए, लोग सेव करके बैंक में रखना पसंद करते हैं या घर में रखना पसंद करते हैं, और उनमें बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्रेडिट सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है, जो उनका वेजेस हैं, और जिस कितना जल्दी आपका चेक क्लियर होता है। देखिए, अगर आपका चेक बहुत जल्दी क्लियर होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बैंक अकाउंट में पैसा रखें, क्योंकि जब भी आपको जरूरत होगी आप चेक क्लियर करके पैसा निकाल लेंगे। लेकिन अगर चेक क्लियर करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आप पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, ये जितनी भी हैबिट्स है ना, ये जितना भी जिन फैक्टर्स पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, जो कि मैंने अभी आपको बताए, जैसे कि वेज पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, लोगों का बैंकिंग हैबिट्स क्या है, लोगों का क्रेडिट सिस्टम क्या है, बैंक्स का क्रेडिट सिस्टम क्या है, दीज आर ऑल द थिंग्स विच डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन। ये चीजें भी सारी ऐसी हैं जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि mv इज इक्वल टू pt। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया कि हम ट्रांजेक्शन कांस्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन की वजह से। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा सप्लाई ऑफ आउटपुट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए हम इसको फिक्स रखते हैं। इसके अलावा जो वेलोसिटी है वो हम फिक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि जनरली शॉर्ट रन में ना हैबिट चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। एंड दीज आर द अजम्पशंस, ये जो अजम्पशंस हैं, देखिए जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज था ना, mv इज इक्वल टू pt, ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में हमने दो अजम्पशंस को लगाया। सबसे पहले हमने जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन था उसको फिक्स कर दिया कि हम शॉर्ट रन में इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, गिवन आर ऑल द रियल रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्टिविटी, हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, दैट इज आर कंस्ट्रेंट। तो वो फिक्स हो गया, और साथ में हमने वेलोसिटी को जो है वो फिक्स कर दिया। और क्योंकि हमने ये अजम्पशंस को फिक्स कर दिया, इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज था, ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ना बन के ये बन गया थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, आप तीनों चीज में लिंक स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि देयर वाज एन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, आइडेंटिटी थी, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बनी। अब क्योंकि हमने उसमें कुछ चीजों को फिक्स कर दिया है, कुछ अजम्पशंस मान लिए हैं, तो वो क्या हमारी बन गई है, थ्योरी बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरी चीज जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना, कि जो क्वांटिटीज थ्योरी और उन्हें बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि जो टी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। दिस टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये चीज हम भी बोलते हुए आ रहे हैं। एंड इसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, केवल टेम्पोररी चेंज आएंगे। ठीक है, तो जो अजम्पशंस थे कांस्टेंट वेलोसिटी और ट्रांजेक्शंस, इन्होंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को, जो कि एक आइडेंटिटी थी जिसके दोनों साइड जो है वो इक्वल होना कंपलसरी थे, दैट मेक्स इट टू द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब मेरे को इसमें दूसरी चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि, तो मैं यहां से ये चीज समझ सकती हूँ कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होगा तो दैट विल लीड टू द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है, या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है, या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।